नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज बात कर रहे हैं हम यूएस की उस लिस्ट की जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जैसे ही यूएस की तरफ से ये लिस्ट सामने आती है, यानी अमेरिका की तरफ से लिस्ट सामने आती है, उसके बाद से पाकिस्तान की स्थिति एक बार फिर से लोगों के सामने आ गई। पाकिस्तान की बदहाल स्थिति, पाकिस्तान की बिगड़ती स्थिति, पाकिस्तान में गर्द में जाती स्थिति, यहाँ की अर्थव्यवस्था की स्थिति एक बार फिर लोगों के सामने है, जो शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अब तो ये कहा जाए कि 7 समंदर पार भी अमेरिका में जमकर बेइज्जती करवा रही है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में वेलफेयर और सरकारी सहायता लेने वाले देशों के प्रवासी नागरिकों की एक लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में दुनिया के अलग अलग देशों के नाम हैं। इसमें बांग्लादेश का नाम है, चीन का नाम है, नेपाल का नाम है, यूक्रेन का नाम है। ये सारे देश तो हैं, लेकिन इस देश में एक और नाम है, वो है पाकिस्तान। 120 देशों में पाकिस्तान भी ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के टुकड़ों पर पड़ रहा है। लिस्ट के अनुसार पाकिस्तान के 40.2% प्रवासी परिवार सरकारी सहायता लेते हैं, तो इसके अलावा बांग्लादेश के 54.8% प्रवासी परिवार सहायता लेते हैं। इसके साथ ही नेपाल का भी आंकड़ा है, नेपाल के 34.8%, चीन के 32.9% और यूक्रेन के 42.7% प्रवासी परिवार सरकारी मदद लेते हैं। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की अगर हम इनकम की बात करें तो वहां के बड़े जातीय समूहों में सबसे ज्यादा उनकी इनकम मानी जाती है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार भारतीय लोग अमेरिका में रहने वाले एशियाई मूल के लोगों में दूसरा सबसे बड़ा समूह है। समझिए, इस हिस्से को समझिएगा। अमेरिका में जो एशियाई मूल के लोग रहते हैं उसमें सबसे बड़ा समूह कहीं ना कहीं भारतीयों का है। कुल एशियाई आबादी का 21% हिस्सा भारतीयों का है। साल 2023 में भारतीय परिवारों की औसत सालाना आय करीब $1,51,200 थी, जबकि सभी एशियाई परिवारों की औसत आय $1,05,600 के करीब रही है। जाहिर है कि ना केवल पाकिस्तान में रह रहे आम लोग बल्कि अमेरिका में भी जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, पाकिस्तानी मूल के लोग रह रहे हैं, वहां पर भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब शहबाज सरकार ने आंकड़े जारी किए थे और इन आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में कर्ज की राशि में जमकर बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान सरकार ने 20 महीने में लिए गए कर्ज का डेटा जारी किया और उसके अनुसार इसकी जो स्थिति अगर हम देखें तो मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच में कर्ज की राशि 12,169 अरब डॉलर रुपए बढ़ गई। डेटा के अनुसार फरवरी 2024 में पाकिस्तान पर 64,810 अरब रुपए का कर्ज था, जो अक्टूबर 2025 में बढ़कर 76,979 अरब रुपए का हो गया। और अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ दिन पहले की बात है जब पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक ने $700 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है, जबकि IMF भी $1.2 बिलियन का फंड मंजूर कर चुका है। ये राशि साल 2024 में मिले बेल आउट प्रोग्राम के तहत उसकी दूसरी किश्त है, उसी के तहत मंजूरी एक तरह से उसे दी गई। यानी कि ये स्पष्ट है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए और तब से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आर्थिक मार ही झेल रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और उसकी वजह आप और हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान में अस्थिरता, वहां पर सैन्यकरण, वहां की सरकारों की नीयत, और यही वजह है कि सेना हो या फिर वहां के हुक्मरान, वो हमेशा फलते फूलते रहे और बर्बाद और गर्त में जाती रही सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि आतंक की आग में धकेला जाने लगा। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं, क्या पाक के हालात इतने खराब हैं कि उन्हें यूएस में भी मदद लेनी पड़ती है? क्या पाक सरकार ने प्रवासी परिवारों को उनके हाल पर छोड़ दिया है? क्या पाक सरकार हालात सुधारने के लिए कोई कदम उठाएगी या उठा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के पैनल के साथ में। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में
रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से दो खास मेहमान मेरे साथ में मौजूद हैं, पाकिस्तानी पत्रकार तैयब बलोच और हुसैन जावेद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। इस पूरी चर्चा की शुरुआत में एक बार संजीत सिरोही जी आपसे करना चाह रही हूँ, फिर मैं अपने पाकिस्तानी साथियों का रुख करती हूँ, पैनलिस्ट का। संजीत सिरोही जी, ये जो लिस्ट सामने आई है, ये लिस्ट अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर पेश करती है। कहा जा सकता है कि 1947 से लेकर 21वीं सदी तक 2026 में हम हैं। क्या स्थिति में कोई बदलाव आया? क्योंकि जब हम मजबूती के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं तो वहां पर उसकी मजबूती दिखाती है वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की शिक्षा का स्तर, वहां पर बेरोजगारी की दर क्या है। इन सारे एंगल्स को ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट सामने आई उसमें एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए सोचने वाली बात हो गई। संजीत सिरोही जी। हाँ जी, नैना जी, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे आज का जो मेन न्यूज थी उस पे मेरे को बुलाया बातचीत करने के लिए। देखिए नैना जी, 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे आजाद हुए थे, बल्कि पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ। वो 14 अगस्त मनाते हैं, हम 15 अगस्त मनाते हैं। तो दोनों, ताकि एक ही देश में से दो देश बने थे, तो दोनों देशों की हालत तकरीबन एक जैसी थी। और हम शुरू में देखें तो पाकिस्तान क्योंकि छोटा देश था, एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको मैनेज करना आसान था। तो वहां पे आप देखेंगे कि उस समय शुरू में पाकिस्तान जो है भारत के हिसाब से कंपेयर करें कि भी करना पाकिस्तान क्योंकि सबकी सिंपैथी, जब भी कोई दो बड़े भाई अलग अलग होते हैं, जो छोटा होता है और जिसके पास कम सामान होता है, तो बाकियों की इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो सिंपैथी थी वो पाकिस्तान की तरफ थी। तो इसलिए पाकिस्तान शुरू में भारत से थोड़ा आगे निकल गया। लेकिन अगर अब देखें 1947 से लेकर अब 2026 में, तो जमीन आसमान का फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये जो आंकड़े आपने अभी बताए हैं, इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है देखने वाली, डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसे भारत को कभी बख्शते नहीं है। इस पूरी लिस्ट में 120 देशों की लिस्ट आई है। इसमें भारत और ट्रंप साहब ने भारत के ऊपर कोई मेहरबानी की भारत का इसलिए नहीं है कि पहली बात तो जो एशियाई के लोग हैं उसमें से 21% भारतीय हैं, और उसमें से जो भारतीयों की जो एवरेज इनकम है वो $1,57,200 है, जो कि बाकियों से बहुत ऊपर है। और एवरेज जो औसतन आपने बताई है $1,05,000, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तकरीबन $45,000 जो है भारतीयों की, जो वहां पे लोग रहते हैं उनकी जो है आमदनी है वो बाकियों से, बाकी एवरेज से ज्यादा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत जो है, जब भारत को दिशा दिखाई गई तो भारत की दिशा और दशा की वजह से भारत आगे बढ़ता रहा। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप देखिए उनके जो ज्यादातर जो वहां पे इंस्टेबिलिटी रही है। इंस्टेबिलिटी किस लिए रही कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर वहां का जो सिविलियन गवर्नमेंट वहां पे बनी, उसने अपना पूरा जो है टेन्योर पूरा नहीं किया। उसमें से बीच में तकरीबन 32-33 साल जो है मिलिट्री का रूल रहा। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक मिलिट्री का आदमी हूँ। मिलिट्री के हिसाब के लिए अगर लड़ाई के लिए देखा जाए तो उनका प्रोफेशन लड़ाई का, वो लड़ाई अच्छी लड़ सकते हैं, लेकिन मिलिट्री पीपल कैन नॉट बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, दे कैन नॉट बी ए गुड मैनेजर। तो इसलिए बदकिस्मती से भारत में जो सरकार चलाई वो उन लोगों ने चलाई जिनका विजन था, जिनका एक्सपीरियंस था। लेकिन पाकिस्तान में जो सरकार चलाई उन लोगों ने जो सिर्फ फौज से ताल्लुक रखते थे, उनका विजन। लेकिन सर मुझे लगता है कि शुरुआत में तो सब बहुत अच्छा था हमारे पड़ोसी मुल्क में भी, लेकिन कुछ समय के बाद में जब नीयत बदलती है या फिर हस्तक्षेप जब बढ़ना शुरू हुआ तो उसके बाद में स्थिति और भी ज्यादा बदलती चली गई। मैं तैयब बलोच का रुख करना चाह रही हूँ इस पूरी लिस्ट को लेकर। तैयब बलोच, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा ये कहा जाता है कि कमजोरी वाले दिन होते हैं वो कभी ना कभी मजबूत होते हैं, बुरे दिन बीतेंगे अच्छे दिन आएंगे। हमारे यहाँ तो ये कहा भी जाता है, अच्छे दिनों को लेकर बड़े पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ में आखिर क्या होता जा रहा है? घर तो छोड़िए, अगर यूएस में भी इतनी डिपेंडेंसी।
देखिए, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है और जिस रिपोर्ट की बुनियाद पे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, हम्म। इस रिपोर्ट में आपने दीगर एशियाई ममालिक है, सऊदी अरब जैसा अमीर मुल्क है, उसके भी लोग जो है वहां पे हम्म। वेलफेयर लेते हैं, मेडिकल की में या हम्म। हाउसिंग की, उसमें पहली बात ये है। हम्म। लेकिन आपने सिंगल आउट किया है पाकिस्तान को, और इससे ये चीज नजर आ रही है कि आपका प्रोग्राम स्पेसिफिकली ये जो है वो अगेंस्ट एक पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बनाना है। सीधी सी बात है। देखिए, इसमें अरे चीन जैसा नैरेटिव मुल्क बनाने है, की इसमें जरूरत सऊदी नहीं है अरब। तैयब बलोच, बनाने की जरूरत ही नहीं है। स्थिति पूरी दुनिया के सामने होती है। कुछ समय पहले आप ही की तरफ से, आप ही पाकिस्तान की तरफ से इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती रही हैं कि ठीक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब जब अगर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी आजकल तो बड़ी मेहरबानी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान के लिए अगर वो एक शब्द मीठे बोल देते हैं या भारत के प्रति अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ एक्शन की बात होती है तो बड़े गदगद हो जाते हैं पाकिस्तानी। तो ये अपने आप में एक आईना है। और क्यों नहीं, वहां के आवाम, बलूचिस्तान की बात हो, केपीके की बात हो, वहां के आवाम आप ही के आके मीर यार बलोच बड़े लेटर्स लिख देते हैं, ओपन लेटर लिख देते हैं, वहां की गर्त में जाती अर्थव्यवस्था का जिक्र कर देते हैं। और आप कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को का जिक्र करना नैरेटिव हो जाता है। तो बिल्कुल, आपने तो सिंगल आउट किया। वहां पे 120 ममालिक के नाम है, 120 में तो सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों? ये चीज तो समझ आ रही है ना। अच्छा, दूसरी मैंने, बात है, आपने ठीक शायद है। सुना नहीं, मैंने तो बांग्लादेश और नेपाल का भी जिक्र किया जो भारत की सीमा से कनेक्टेड है। हाँ, लेकिन आप खसूसन आपका जो टारगेट है वो पाकिस्तान है, लेकिन इट्स ओके। मैं आपको बताता हूं कि पहली बात यह है कि ये रिपोर्ट को मैं कंप्लीट नहीं मान रहा, डेमोक्रेसी है क्योंकि ना इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में फिलहाल डेमोक्रेसी है नहीं, नेपाल की स्थिति चिंताजनक है, तो रह देकर बच जाता है क्योंकि डेमोक्रेटिक देश है ना पाकिस्तान, नहीं है क्या बताइए? अच्छा, इसमें सबसे आप खुद ही हंसने लगे मेरी इस बात पे, मैं तो पूछ रही हूँ पाकिस्तान अच्छा बताइए, लोकतांत्रिक देश है या नहीं, डेमोक्रेसी है या नहीं पाकिस्तान में? पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हमें इस पे फख्र भी है। बात यह है, चलो मैं रिपोर्ट पे आता हूँ। इस चलिए, मैं रिपोर्ट ज्यादा में नहीं नैना जी एक पूछूंगी, सबसे ज्यादा नहीं अहम बात खींचूंगी जी। मैंने खत मैंने खत खदोखाल देखिए, इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें वाजे नहीं है। अब ये मेडिकल की सूरत में ले रहे थे, हाउसिंग की सूरत में ले रही है, किस सूरत में ले रहे हैं, एक चीज ये है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी खुशाइंद है, मुझे ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस पूरी 120 ममालिक की लिस्ट में मुझे भारत का नाम नहीं नजर आया। और उसमें ये एक रीजन हो सकती है कि 25% से ज्यादा जो मतलब वेलफेयर या फंड्स या जो भी हुकूमती वो ले रहे हैं, शायद उन्हीं के नाम है और 25% से कम वालों के नहीं है। लेकिन भारत का नाम ना ना, इस बात का सबूत है कि भारत, शायद भारतीय जो शहरी हैं, वो अमेरिका के अंदर जो है वो पाकिस्तानियों की निस्बत या बाकी एशियाई ममालिक की निस्बत जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा, उनकी चीजें अच्छी होगी, तभी वो जो है अमेरिकी सरकार से वेलफेयर की मुद में जो है वो पैसे या जो सहूलियात है वो नहीं ले रहे। तो ये एक चीज तो अच्छी है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अब पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं, बात ये है, देखिए एक बात हमें समझने की बात है, पाकिस्तान से वो शख्स जाता है जो यहाँ पे अपनी जायदाद बेचता होगा, जो यहाँ पे अपने सारा कुछ बेच बात के एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए वहां पे जाते होंगे। तो साफ ज़ाहिर है वहां पे देखिए, वहां पे एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट तो है। उन्होंने वहां पे मेडिकल की सहूलियात भी लेनी है, उन्होंने वहां पे हाउसिंग के मसाइल है, तो उस हवाले से भी हुकूमत से मदद लेनी है। अगर वो ले रही है तो उस पे जो है हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो गवर्नमेंट अगर देती है तो अच्छी बात है। उस पे अगर आप पूरा एक प्रोग्राम बना दें और कह दें कि उस जो अमेरिका, जो पाकिस्तानी अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी बुनियाद पे आप पूरे पाकिस्तान को मूरद इल्जाम ठहराए, तो मैं ये समझूंगा कि ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, और ऐसा नहीं होना चलिए, चाहिए। मैं देखिए, मुझे दुखती रग पर हाथ नहीं रखना था, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है तैयब बलोच। दरअसल प्रोग्राम बनाने की जरूरत इसीलिए नहीं थी कि क्योंकि उसमें पाकिस्तान का नाम है, इसीलिए थी क्योंकि भारत से जुड़ती सीमा में पाकिस्तान है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यूके देवनाथ जी, भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी बड़ा दावा करता है कि वो भी लोकतांत्रिक देश है, उसमें भी 78 सालों से बड़ा लोकतंत्र स्थापित है। उन्होंने अपनी सेना के लिए, अपनी आवाम के लिए, जनता के लिए, चाहे बात पीओके हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, हर एक हिस्से की प्रांत की जो ये कहा जाए कि जो जनता है उसका बहुत ध्यान रखा। लेकिन जब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की बात होती है, जब वेलफेयर की बात होती है, अपने आप को इतना समृद्ध मजबूत दिखाने की अगर बात की जाती है,
तो फिर इस लिस्ट में शामिल होना ये गर्व की बात है या फिर चिंता की बात है? नैना जी, आज़ादी के बाद हम जो भारत में हैं बहुत ही अपने को खुश नसीब समझ सकते हैं कि 50 के दशक से ही हमने भारत में आईआईटी खोलने शुरू कर दिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। फिर 60 की दशक आते आते हमने आईआईएम खोलने शुरू कर दिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और 70 की दशक तक आते आते हमारे यहाँ किस जगह पर कितने एमबीबीएस कॉलेज खोले गए हैं डॉक्टरी सिखाने के लिए, वो एक फख्र की बात समझी जाने लगी। तो सैकड़ों, आज की तारीख में हजारों ऐसे बेहतरीन प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जहां पर की डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, एमबीबीएस पढ़ाई जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं भरमार है हिंदुस्तान में। तो होता क्या है कि हिंदुस्तान से 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में जो लोग गए अमेरिका में, सब ज्यादातर प्रोफेशनल वीजा लेके गए, H1B1 वीजा लेके गए। अभी 90 के दशक से हिंदुस्तान से जितने लोग अमेरिका जा रहे हैं पिछले 30 साल से, मैं आपको बताता हूं, सब हाईली क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर हैं। आप आज की तारीख में हैदराबाद जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, तमिलनाडु जाइए, चेन्नई जाइए, हर तीसरे परिवार में से एक बेटा या बेटी कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है और वो अमेरिका में वीजा लेकर गए हैं जायज रास्ते से। शुरुआती दौर में जाते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर उनकी कंपनी उसको बढ़ा देती है, फिर वो ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं, फिर वो एक दिन वहां के सिटीजन बन जाते हैं। तो भारत इस मामले में बहुत खुश नसीब रहा है। हमारे जो भारतीय वहां पर हैं वो कितने कबूतरबाज वहां पहुंचे, कितने लोग वहां इलीगल रास्ते से पहुंचे, कितने भारतीय ऐसे हैं जो जमीन जायदाद भेज के चुपचाप चुपके रात के अंधेरे में मैक्सिको के बॉर्डर से घुसे अमेरिका में, बहुत कम। तो इसी वजह से भारत जब अमेरिका में जाते हैं तो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, बहुत अच्छा योगदान देते हैं अमेरिका की इकोनॉमी में। भारतीय जो हैं वो विदेशी लोगों में भारतीय ग्रुप जो है हाईएस्ट इनकम टैक्स पेई है, तो हमें गर्व है जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है सर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है हुसैन जावेद, अब जल्दी से इस बात को समझाइए। अब क्योंकि एक तरफ बात है कि क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरत है किसी की डिपेंडेंसी की या फिर आदत हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं पहुंचता। हमने देखा, चाहे बात IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी, चाहे बात इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर, लोन के तौर पर, उधारी के तौर पर, सहयोग के तौर पर, हमेशा मिलता रहा है, आता रहा है, और वो वेलफेयर के नाम पर मिलता रहा है। कई बार ऐसी बड़ी परिस्थितियां भी हमने देखी। लेकिन इतना पैसा मिलने के बावजूद, IMF की तरफ से इतना बेल आउट मिलने के बावजूद, 2024 में या उसके पहले जिस तरह से सहयोग मिला, उसके बावजूद वहां पे आम जनता का फायदा नहीं हो पाता। आम जनता तक अगर सुविधाएं मिल पा रही होती तो क्या इस लिस्ट में होता पाकिस्तान? ये अक्सर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में और जो हमारा जैसा साउथ एशिया का रीजन है, यहाँ पे अक्सर होता है। अगर आप ये कहें कि कौन सा मुल्क इस पूरे खत्ते में ऐसा है जिनको जिस तरह का भी पैसा मिलता है, चाहे वो किसी इन्वेस्टमेंट से मिलता है, चाहे वो किसी मतलब इस तरह एड से मिलता है, उसका मुकम्मल तौर पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या आम जनता तक जाता है? तो आपको उसका जवाब ना में मिलेगा। आप उसकी पूरी एक एवरेज निकाल सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर चीजें कभी ट्रिकल डाउन होती नहीं है। लेकिन जो आपका टॉपिक है आज का, उसके वजह से मैं यही कहूंगा, जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो आई थिंक ये चीज बिल्कुल आपस में कंपेयर हो नहीं सकती कि इंडिया की इकोनॉमी का हुजम क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हुजम क्या है, इंडिया का साइज क्या है, पाकिस्तान का साइज क्या है, ये हम सबको अच्छी तरह पता है। और अक्सर आप लोग अपने शो में, और आज भी वही बात हुई, बात वही से शुरू हुई है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान हमसे आगे था और हम उससे इस तरह पीछे थे, फिर एक टाइम आया कि पाकिस्तान बिछड़ गया। तो ये भी देखिए ना, उसके पीछे भी क्या फैक्टर थे। हमारे पास पहले ईस्ट पाकिस्तान था, 71 तक हमारा हर स्टेट का शुबा कामयाब था और एक मिसाल था। वो आप इंडियंस खुद इस बात को तस्लीम भी करते हैं। जब आपका एक हिस्सा आपसे इस तरह अलग हो जाता है तो वो अफेक्ट आपकी इकोनॉमी पर भी आता ही है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और आपको दोबारा इन मसाइल से जूझना भी होता है। तो ये फैक्टर हमेशा रहा है। रही बात इंडिया की, तो अभी मैं देवनाथ जी को यहाँ पे सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि इंडिया ने बहुत टाइम पे 60s के अंदर ये कर लिया,
70s के अंदर ये कर लिया, बिल्कुल कर लिया आप लोगों ने, क्योंकि आपके पास नेहरू जी थे, और नेहरू जी वही है जिनको आज मोदी जी बात बात पे बात लगाना भूलते मतलब नहीं। आपको मलाल तो है ये कि आपको मलाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान में नहीं था, या आपको ये मलाल है कि आपको जिन्ना मिल गए जो देश को गर्त में डाल के चले गए? नहीं नहीं, देखें, बिल्कुल ही आपने बेबुनियाद किस्म की बात की है। जिन्ना को कितना टाइम मिला, आप हिस्ट्री निकाल के देखें ना। अरे ठीक है, आजादी जिन्ना के बाद में आपके जो हुक्मरान थे, मतलब आप ये मानते हैं ना कि शुरुआत वाला जो वक्त था वो पाकिस्तान को गर्त में डालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, और यही बात शुरुआत में संजीत सिरोही जी भी कह रहे थे। इंटरेस्टिंग किस्म की बहस है कि अगर एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत है और ये सब है और हम उसकी वजह से कामयाब भी हैं, दूसरी तरफ आप ये भी मानते हैं एक वक्त था पाकिस्तान हमसे बहुत आगे था, तो उस टाइम तो यहाँ पर फौज की हुकूमत थी। तो पहले आप ये तय कर लें कि हम किस टाइम में आपसे आगे थे और किस टाइम में किन हालात में आपसे पीछे थे, तो उसके बाद चीजों को समझना पता है आसान हो हुसैन जाएगा। जावेद जी, जी जी, संजीत सिरोही जी कुछ कहें, लेकिन उसके पहले पता है हुसैन जावेद, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर आज कोई फल मिल रहा है, अगर आज कोई फल खा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ पेड़ लगाया, उसको पौधा बीजा लगाया और वो बड़ा हुआ और आपने फल खा लिया। उसके पीछे की ही पूरी लंबी प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है। और अगर आप जिस हुकूमत की या उस दरमियान की बात करते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर किस रूप में किस वक्त में क्या हुआ। सिर्फ एक लाइन, आपकी बात सही है, मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ नहीं करता। और एक बात और है, जिन ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में आप इस रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं, और मैं उसके बारे में यही कहूंगा कि यही हमारा फख्र है, जिनकी वजह से इस साल हमें 38 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 27 गुना ज्यादा है। अब एक स्टेट अगर वेलफेयर है और वहां के लोग वो अपने तमाम शहरियों को इस तरह से फैसिलिटेट करिए, चाहे उसमें कोई इमिग्रेंट है चाहे उनके अपने बंदे, तो उसमें क्या कबात है। और मैं तैयब साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। 120 मुल्कों की लिस्ट है, पाकिस्तान से पीछे भी बहुत मुल्क है, चाइना तक शामिल है। अब चाइना शामिल है, इसका मतलब है कि आप नहीं है तो आपके चाइना से आगे निकल गए। हकीकत तो ऐसी नहीं है। संजीत सिरोही जी कुछ बात कहना चाह रहे थे सर। हाँ जी, मैं अपने जो हमारे दोस्त हैं जावेद साहब, उनसे मैं ये कह रहा था कि मैं तो इस बात को मान रहा हूं कि आपका 1947 से लेके 1960 तक, 1959-60 तक आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। लेकिन बदकिस्मती से 59 में आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कुछ खिटपिट हुई, प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया, और इसका फायदा उठा के अयूब खान को उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। और थोड़े दिन बाद 1960 में अयूब खान साहब ने अपने आप को बिना कोई लड़ाई लड़े हुए, अभी तो चलो आपके आसिफ मुनीर साहब ने, आप कहते हैं कि जी हम लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर में हम जीत गए, तो आपने उनको फील्ड मार्शल बना दिया। अयूब खान तो अपने आप ही फील्ड मार्शल बन गए थे बिना कोई लड़ाई लड़े। और उसके बाद से पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हुआ। 1965 की लड़ाई हुई। 1965 के बाद जब अयूब खान साहब का बुरा हाल हो गया, तो याया खान साहब आ गए। याया खान साहब ने जो है बुरा हाल किया, तो उसके बाद पाकिस्तान, जो जावेद भाई कह रहे हैं, पाकिस्तान पूरे टुकड़े हो गए। तो उसके बाद से डाउनफॉल शुरू होगा, और उसके बाद से ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ कि वो बॉल जो है रुकी नहीं रही है, वो नीचे जाए जा रही है। तो आपके यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है जावेद भाई, वो ये है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी तो है, पर वो सूडो डेमोक्रेसी है, वो असली में डेमोक्रेसी नहीं है। शुरू से लेके 1960 से लेके आज तक आपके यहाँ चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, चलते वहां पे फौज की है। और मैंने जैसे पहले कहा, फौज के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो देश को चला सके। वो 6 महीने 1 साल के लिए मार्शल लगा के शांति स्थापित कर सकती है, लेकिन देश को चलाने में कभी भी काबिल नहीं होती। और आप कहीं पे भी देखो, जिस देश में फौज जो है रूल कर रही है, फौज चला रही है, उस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। और जो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का हुआ है, वो सिर्फ आपकी फौज की वजह से हुआ। नैना जी, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये तो बड़ी बातें एक ज़रूर यहाँ पर कही गई। मैं यूके देवनाथ जी, और क्योंकि यहाँ पर तैयब बलोच ने भी एक जिक्र किया था, खासतौर से शुरुआत में हमने देखा था। लेकिन तैयब बलोच, पहले मैं आपसे ज़रा समझने की कोशिश करी हूँ, ये जो लिस्ट आई है, दरअसल ये किसी को अब बढ़ाना या कम दिखाने वाली बात नहीं है। आपको जिस बात को लेकर पहले एक तरह से आपत्ति थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस रूप में अभी रिसेंटली ये स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, अगर पाकिस्तान की इतनी बड़ी संख्या में युवा या फिर जो प्रवासी अमेरिका में रहते हैं,
तो क्या ये कहा जाए कि 9/11 के बाद में एक इस्लामोफोबिया वाली एक बड़ी परिस्थिति थी, या उसके बाद में पाकिस्तान की छवि आतंक को बढ़ावा देने वाली रही? क्या यही वजह है कि जो एक एलीट वर्क है, एलीट जॉब है, या एक सिलेक्टेड एक हाई जॉब है, उसमें पाकिस्तान या पाकिस्तानी प्रवासियों को उस तरह की जगह नहीं मिल पाती? छवि का बहुत बड़ा रीजन है। देखिए ये आपने बात जो की है इसमें काफी हद तक ये बात ठीक है कि पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं, जो ओवरसीज है, उसमें दो क्लासेस है। एक तो इलीट है, इलीट को तो पैसे का मसला नहीं होता, उसके पास बेच बात धन है, वो यूके में जाके प्रॉपर्टियां खरीदे, अमेरिका में जाके प्लाजे खरीदे, प्रॉपर्टियां बनाए, वो तो इस क्लास में नहीं आते। दूसरी बचती है लेबर क्लास, ठीक है। वो देखिए हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक हैं, हम उनको बकायदा उनको स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। तो पाकिस्तान में हम उनको जो लेबर चाहिए होती है उस हवाले से हम कुछ कोर्सेज करा के जो हमारी मिनिस्ट्री है वो मुख्तलिफ ममालिक में भेजती हैं। तो अमेरिका में जो पाकिस्तानी गए हैं वो वो लोग हैं जो ये वेलफेयर हासिल कर रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो स्किल्ड लेबर में से होंगे, वो आम लोग होंगे, वो जो है उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ऐसा इतना नहीं है कि जितना वहां पे दूसरे एजेंट साहब ने बताया कि वो आईटी में गूगल में देखें, किसी यूट्यूब में देख लें, वटेवर जितनी भी इंटरनेशनल आईटी की कंपनियां हैं उसमें हमें भारतीय मौजूद नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का हुजूम सिलिकॉन वैली में देखें, सबसे ज्यादा भारतीय जो है वो शहरी मौजूद हैं। पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तानी जो है वो बेचारे जाते हैं स्किल्ड वीजे पे, स्किल्ड लेबर के ऊपर जाते हैं। तो जो जाता ही लेबर के वीजे पे है तो उसने वहां पे अगर वेलफेयर नहीं लेगा तो वो क्या लेगा, बात सीधी सी है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज यही रहे बात हैं। आपने एक तरह से कह दी कि भारत के जब अगर भारत की जनसंख्या भी है उस रूप में भी अगर लोग वहां पर जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो स्किल बेस्ड जॉब के लिए जाते हैं। तो आप इस बात को स्वीकारते हैं क्या पाकिस्तान ने उस स्किल को क्रिएट करने में देरी कर दी या उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, या ये कहा जाए कि पाकिस्तान सरकार ने प्रवासी परिवारों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया? वो किस हाल में है, किन परिस्थितियों में रहते हैं, चाहे बात वो एलीट हो या फिर लेबर वर्क हो? देखें ये बात हकीकत है, हम इसको झुटला नहीं सकते। देखें जो हकीकत होती है वो हकीकत होती है। उसमें एक बात है कि हमारे यहाँ जो खासकर आईटी का शोबा है वो हमेशा डाउनफॉल रहा है। हमारे यहाँ आईटी को वो तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि आज देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आज डाटा साइंस का दौर है, आज जो है वो तकरीबन चीजें जो है वो तब्दील हो चुकी है। अगर मैंने जो है वो मास्टर किया हुआ है फिजिक्स में तो शायद वो मुझे इतनी वर्थ नहीं मिलेगी अगर मैंने मेरा मास्टर होगा डाटा साइंस में। पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, कौन लोग जिम्मेदार है? इसमें साफ ज़ाहिर है, देखिए जो हुकूमत है, हुकूमतों की शायद वो वाली तरजीह नहीं रही कि वो समझ नहीं सकी। और आज भी अगर हम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जो मार्केट का डिमांड है, मतलब जो मार्केट को वो लोग चाहिए उस तरीके से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों को, वो स्टूडेंट्स को उस तरीके से ढाल ही नहीं रहा। मतलब वो एक कन्वेंशनल एजुकेशन तो दे देते हैं लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियों को जो लोग जरूरत होते हैं वो उस तरीके से नहीं डाल पाते। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा नकायस मौजूद है। ये हम इंटरनली भी इस चीज पे हम डिबेट करते रहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को जो है वो ऐसे कोर्सेज और ऐसी चीजें लेके आनी चाहिए कि जो दुनिया में डिमांड है वही कोर्सेज कराए जाए, ताकि जो ही लड़का, जो ही स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन लेके निकले तो वो किसी ना किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी ना किसी अच्छे शोबे में जो है वो फौरन खप जाए। लेकिन आज पाकिस्तानियों को देखें कि 35 लाख या 40 लाख सालाना जो है वो बच्चा यूनिवर्सिटियों से डिग्री हासिल करके निकलता है लेकिन आगे जॉब ही नहीं है। तो अब यही लड़के, यही बच्चे जो है वो फिर बैरून मुल्क के लिए ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट्स करते हैं, और अगर वहां पे उनका ये लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यही है जो रिपोर्ट में बताया गया। पता है आपकी बात को, मैं यूके देवनाथ जी का रुख करते करते मैं रुक गई। आपने बड़ी खास बात कही, आपने इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान में जो होना चाहिए जिस तरह से शिक्षा का स्तर वैसा नहीं है। और आप बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं MBBS के, वहां पर 10 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। IIT IIM किस रूप में वहां पर बड़े स्तर पर उसको कनेक्ट करने की कोशिश और बड़े विस्तार रूप में की जा रही है। और बात आप करते हैं जम्मू कश्मीर की,
अपने आप में ये बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। यूके देवनाथ जी, वेल मैं जम्मू कश्मीर वाला दुखता रख नहीं एक बार छेड़ना चाहूंगी, लेकिन ये एक बड़ा फैक्ट है और लोगों के मन में सवाल भी है कि जब भारतीय प्रवासी पाकिस्तान में जाते हैं तो वो आईटी या फिर बाकी इस तरह के जॉब्स में जाते हैं जिनकी वेलफेयर स्कीम्स के साथ में उनकी डिपेंडेंसी यूएस में नहीं रहती, लेकिन पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा ग्राफ है सर। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी जो खासतौर से बेसिक्स हैं उनमें पाकिस्तान बहुत पीछे है और बहुत आगे है? और वही जम्मू कश्मीर की भी मैं यहीं पे बात छेड़ देती हूँ, जिस रूप में आगे बढ़ रहा है और वो पाने की कोशिश करते हैं। नैना जी, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग, जो लोग मक्का मदीना गए थे धार्मिक कारणों से, उनको वहां से भेजा गया वापस, क्योंकि शायद वो वहां से कुछ धार्मिक व्यवहार ना करके दूसरे तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान की कुछ बदकिस्मती की कहूँगा कि शुरुआती दिन से ही वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, गवर्नेंस की क्वालिटी बहुत पुअर रही, उन्होंने लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उधार बहुत ले लिया, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, एशिया डेवलपमेंट बैंक हो। अब तो ये आदत आ चुकी है कि वो उधार लेके पहले वाले जो प्रिंसिपल था वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से, उसका ब्याज चुका रहे हैं। दुख की बात है, उनके यहाँ प्रोडक्टिव लेवल बहुत कम है। देखिए, जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तानी रुपया $1 में 90 रुपया और पाकिस्तानी रुपया $1 में पाकिस्तान का 280 रुपया, इसका माने क्या है? पाकिस्तान में वो मेहनत करके अगर अमेरिका को कुछ बेच रहा है तो उसको महज $1 मिलेगा। उतनी ही मेहनत करके जब हम हिंदुस्तान से अमेरिका को कुछ बेच रहे हैं तो हमें $3 मिलेगा। तो पाकिस्तान की लोगों की प्रोडक्टिविटी अपने आप कम होती रही, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो कि टोटली स्किल के ऊपर निर्भर करता है, बहुत ही नीचे के पैमाने में फंस गया। अभी भी समय है, नीचे के पैमाने पर फंस गए या फंसा दिया गया, और उसको ऊपर उठाने की कभी इच्छा शक्ति यहाँ के हुक्मरानों ने दिखाई भी नहीं, पॉलिसी मेकर्स ने। हाँ नया जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके माँ बाप के आंखों में सपने होते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईआईटी जाएगा, शोहरत हासिल करेगा। पाकिस्तान में शायद एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि एक दिन वो बड़ा होके एक कामयाब फौजी बनेगा, तो उनके यहाँ फौज को बहुत इज्जत है। तो जो बेस्ट ब्रेन्स हैं पाकिस्तान में वो फौज ज्वाइन करते हैं। आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप देखिए कितने बच्चे हैं, सब ये सोचते हैं कि फौज ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा इज्जत है। हमारे यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा फर्क है। हमारे यहाँ पे भी देशभक्त बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो ब्रिलियंट माइंड है वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करके सोचते हैं मैं नासा ज्वाइन करूंगा। आज आप नासा चले जाइए, हर 100 साइंटिस्ट में से 27 साइंटिस्ट, टेक्निकल लेवल पे बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट या टेक्निकल ऑफिसर्स जो हैं वो इंडियन है नासा में। तो ये फख्र की बात है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था टेक्निकल डेवलपमेंट में, देखिए हमारे यहाँ हर स्कूल में, इंक्लूडिंग जो रिलीजियस स्कूल हैं, हमारे यहाँ पे भी रिलीजियस स्कूल हैं, हम सरस्वती वंदना से शुरू करते हैं पाठ, लेकिन फाइनली सीबीएसई का सिलेबस लगता है, एनसीईआरटी का सिलेबस लगता है, बचपन से ही उसको साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाया जाता है। धार्मिक स्कूलों में भी सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 पढ़ाया जाता है। तो जबकि ये कोशिश हम हिंदुस्तान में मदरसों में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कि भारत में हमने हजारों फोकस करें। भारत में हमने हजारों मदरसों को रजिस्टर किया है, रिकॉग्निशन दी है, सरकारी ग्रांट दे रहे हैं कि आप आस्ते आस्ते मदरसे का जो सिलेबस है उसको एनसीईआरटी या सीबीएस के सिलेबस पर बेस कीजिए, ताकि हम छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन सर मुझे लगता है ये तो बदलते वक्त की बात है ना, बदलते वक्त की बात है। बदलते वक्त के साथ में मुझे लगता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट, चीज़ों को अडॉप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और हुसैन जावेद, आपको नहीं लगता कि वाकई में ये कहीं ना कहीं एक बहुत पीछे की तरफ स्थिति लेकर जाता है, जो मेरी बिल्कुल मंशा नहीं है कि मैं आप लोगों को थोड़ा डाउन फील कराऊं, लेकिन अपने आप में ये लिस्ट बहुत बड़ी एक तस्वीर पेश करती है। क्योंकि जब हम जाते हैं किसी भी मुल्क में तो उसका प्रेजेंटेशन वहाँ के लोगों को, वहाँ के बाशिंदों की लाइफस्टाइल से ज़रूर जज किया जाता है। अगर डिपेंडेंसी होगी, आपको हमेशा वो दोयम दर्जे के तौर पर ही माना जाएगा। देखिए मैम, कौमों की जिंदगी में मसाइल आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी कौम उसकी वजह से अपने आप को डाउन समझना शुरू कर दे। 69 साल होने को आए, 69 माफ कीजिएगा, 89 साल होने को आए।
78 पार कर कोई चुके बात हैं। नहीं मैम, ये एक मुल्क की लाइफ में कोई इतना बड़ा अरसा नहीं होता है कि आप कहते हैं कि पता नहीं कितने अरसे हो गए हैं, हजारों साल है। हमारे पास ऐसे मुल्क भी है इस दुनिया के अंदर जिनको 1000 साल हुए हैं, लेकिन सही किस्म की जो सिविलाइजेशन है वो उनके पास भी आखिरी 100 साल में ही आई है। तो इतना कोई इसमें मसला नहीं है। आपको देखना पड़ता है कि आपकी पोटेंशियल किस में है, आपकी अच्छा, सलाहियत मुझे एक किस बात में है। बताइए, क्या डिपेंडेंसी की आदत हो गई है पाकिस्तान को? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर ये इस लिस्ट के अनुसार जो प्रवासी अमेरिका में पाकिस्तानी 40.2 वेलफेयर प्रतिशत का हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तान खुद IMF या वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंसी रखता है, तो क्या डिपेंडेंसी की आदत हो गई इतने टाइम में? डिपेंडेंसी की आदत, देखिए मैं बात स्टार्ट करूंगा यहाँ पर ओवरसीज से, जो हमारा असल आज का टॉपिक है। मैं वही कहूंगा, अगर अमेरिका एक वसी पैमाने के ऊपर एक वेलफेयर स्टेट है और वो अपने यहाँ बसने वाले जो लोग हैं उनको इस तरह की सहूलियात दे रहे हैं, तो और लोग ले रहे हैं, तो उसमें क्या बुरी है? उसमें गलत क्या है? ठीक है, जो उनकी परसेंटेज है वो आपके सामने इस तरह मतलब इस तरह से आ जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अमेरिका के ऊपर बोझ भी है। अमेरिका के अंदर भी जो पाकिस्तानी है उन्होंने भी अपने अपने शोबों में बहुत कमाल किए। खासकर अगर आप मेडिकल के शोबे में जाए तो हमारे डॉक्टर्स ने वहां पे अपना लोहा मनवाया भी है। अच्छा, तो ये भी ठीक है, इसमें एक हकीकत इसमें है। कोई शक नहीं। ठीक है, इसमें आपके पास कुछ गिने चुने ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन मैं इस सबसे महत्वपूर्ण बात ये, भारत की तरफ से जो सर ने अभी एक एग्जांपल दिया, भारत की तरफ से भाई जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए सपने होते हैं कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, IIT IIM में जाएगा या साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन और अभी भी आप देखिए ना, एक बड़ी लंबी लिस्ट है भारतीय प्रवासी में। गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो टॉप कंपनीज है उसके CEOs कौन है? वो भारतीय मूल के हैं। लेकिन जब पाकिस्तान का नाम सामने आता है तो उसमें कौन नाम सामने आते हैं? उसमें आ जाता है ओसामा बिन लादेन, उसमें नाम सामने आ जाता है हाफिज सईद, उसमें नाम सामने आ जाता है मौलाना मसूद अजहर। ऐसी एक बड़ी लिस्ट सामने आती है। संजीत सिरोही जी, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? मेरी बातों पे तो, मेरे सवाल पे तो हुसैन जावेद भी हंस रहे हैं, तैयब बलूच भी। अच्छा, हुसैन जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं रिएक्शन ले रही हूँ। काइंडली मुझे एक पॉइंट चाहिए आपकी इजाजत से, और मैं वो ये कहूंगा, एक चीज का देखिए मैं हमेशा एतराफ भी करता हूँ, इंडिया में जिन बंदों ने इंडिया की सिमत को चेंज किया और आज इंडिया में इस तरह का टैलेंट सामने आ रहा है, मैं तो इसमें अगर नेहरू के बाद किसी शख्स को क्रेडिट दूंगा वो है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 90s में आके इंडिया में ऐसी इस्लाहात ना करते तो इंडिया वहां पे ना होता जहाँ है। और आज मनमोहन सिंह की ही अपनी मेहनत रही है, जिसका जो है ना वो उनकी जो मेहनत की खीर है वो उसके बाद कांग्रेस भी खा रही है। कितनी खूबसूरत बात आपने कही। सुनिए, हमारे यहाँ जब भारत में यूपीए गवर्नमेंट रही, लगभग ये मान के चलिए 60 साल का कार्यकाल, और इस दौरान किस तरह का डेवलपमेंट रहा, एक बहुत अभूतपूर्व डेवलपमेंट रहा। अर्श से ये कहा जाए फर्श से अर्श तक की जो एक बड़ी तस्वीर है हिंदुस्तान ने तय की। यही तो बात है, आपने खुद ही ने उस बात को एक बड़ा एग्जाम्पल दे दिया ना। और आज यही बात है कि आज एक और बड़ी तस्वीर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वक्त के साथ AI, IIT, IIMs को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का हाल क्या? और अभी भी आप वहीं पे आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, TTP, BLA और BLF में फंसे हुए। संजीत सिरोही जी, हुसैन जावेद। नैना जी, जो आप कह रही है बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, और जावेद साहब इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पहले बात तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, उनका जवाबदारी थी आवाम को जवाब देने का। और अगर ठीक काम नहीं करते तो उनको ये भी पता था कि 5 साल बाद अगर इलेक्शन होंगे और तुम ठीक काम नहीं करोगे तो उनको हटा दिया जाएगा। तो उसमें कोई इंटरफेरेंस आर्मी की तरफ से नहीं थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को हटाना या गवर्नमेंट को गिराना अवाम के हाथ में नहीं है, वो मिलिट्री के हाथ में है। लेकिन सर, क्या ये इच्छा शक्ति की बात होती है कि हम किसी को साइंटिस्ट बनाने की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो वो बम फेंकने की बात करता है हिंदुस्तान पर। ये कहा जाए कि दुनिया जलाने की बात करता है। हम आसमान में या स्पेस में जाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर 72 हूरों का जिक्र हो जाता है। संजीत सिरोही जी। सिरोही जी, के बारे में तो मैं कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है, मैं दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ। हुसैन जावेद कुछ कह रहे हैं। जी मैं आपकी इजाजत से, क्योंकि देखिए ना आज मुझे बोलने का वक्त थोड़ा सा कम मिला, इसलिए मुझे आपसे टाइम खींचना पड़ता है थोड़ा सा। तो मैं सिर्फ उसमें यही कहूंगा, जो मेरी 2 लाइन्स है। एक तो ये कि देखिए जी, मैं वही कहूंगा कि मनमोहन सिंह आपको जो वक्त खींचना पड़ रहा है वो आप अपनी हुकूमत से भी खींचिए। हुकूमत से ये कहा जाए कि बजट को खींचने की रिपोर्टिंग कीजिए कि कम से कम वेलफेयर की तरफ जाए, उनको दूसरे देशों में वेलफेयर की जरूरत ना पड़े। आपकी बात
नोट कर ली मैंने। मैं अब इसमें ये सिर्फ इस बात का इजाफा करना चाहता हूँ कि जिस तरह नेहरू जी ने इंडिया को एक सॉलिड किस्म की बेस दी, मनमोहन सिंह ने इंडिया को वो बनाया जो आज इंडिया है, तो मुझे उम्मीद है कि मोदी जी भी कुछ इंडिया के लिए कर लेंगे, क्योंकि देखे ना बहुत कर 75 रहे हैं, मिलियन बहुत कर रहे हैं हुसैन जावेद जी, बहुत कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, 75 मिलियन लोग अभी भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, और 81 करोड़ लोग आज भी आपकी जो अनाज स्कीम है उसके ऊपर है, तो इनको भी तो अपने पाँव पे खड़ा करें ना, उसके बाद देखें। ना ना ना, आप यही बात हो जाती है। देखिए वेलफेयर की बात अगर अपने देशों में हमारे पास में, हम किसान समृद्ध देश है, हम उसको उस रूप में जरूरत को पूरा करते हैं और ताकि वो बाकी स्किल्ड की तरफ जाए। लेकिन मैं यही बात जो पूछ रही थी, अगर संजीत सिरोही जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय, अपनी बात को पूरा कीजिए प्लीज। संजीत जी। प्राइम मिनिस्टर वगैरह, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जो लीडर्स आए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनको वो विजनरी थे, उनका एक विजन था और उनके साथ साथ उनकी जवाबदारी थी आवाम की तरफ। तो उनको पता था कि अगर आवाम जो है को जवाब, अगर आवाम मेरे से खुश नहीं है तो 5 साल बाद मेरे को निकाल दिया जाएगा, तो इसलिए वो काम करते थे। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से मिलिट्री के खिलाफ कोई बोलना शुरू कर देती है, उस दिन वो सरकार टूट जाती है। नंबर दूसरा, जैसे बलोच साहब बता रहे थे, हमारे यहाँ जब हमने ये महसूस किया कि हमारे यहाँ बेरोजगारी तो है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी प्रॉब्लम है, तो हमने अपनी गवर्नमेंट में एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का आगाज किया। और वो स्किल मिनिस्ट्री ये यकीन करती है कि जो बच्चे कॉलेजों से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, वो उनके स्किल ऑलरेडी डेवलप होने चाहिए, जो कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है। तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बच्चों को अपस्किलिंग करते रहते, उनकी स्किल डेवलपमेंट करते रहते। इसलिए चाहे वो भारत में हो या बाहर जब जाते हैं तो उनको जो है अपने स्किल की डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी स्किल्ड होते हैं। तो इसी की वजह से आप ये देखिए, चाहे मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी देश में जाके देखिए, जाके देखिए इसमें कोई शक नहीं सर, इसमें कोई शक नहीं। आज आपके नेटवर्क का जरूर कुछ इशू है, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं यूके देवनाथ जी और तैयब बलोच का रुख करूँ, लेकिन उसके पहले हुसैन जावेद आपने चूंकि बात कही थी पीएम मोदी को लेकर, मैं एक बार जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी। आपने भारत में चाहे बात पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, मनमोहन सिंह का जिक्र किया, पीएम मोदी का, मैं आपको अभी भी कहती हूँ आप गलत मुल्क में हैं, आपको होना चाहिए था यहाँ पर। आपको जितना ज्यादा प्रेम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की नीतियों से है, यहाँ के विकास को लेकर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ही नतीजा है कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में, ये कहा जाए स्टार्टअप इंडिया और स्किल डेवलपमेंट को और बढ़ावा देने की जो बात है वो मौजूदा स्थिति का ही एक तरह से कमाल है, इसमें कोई शक नहीं। यूके देवनाथ जी, हम बात करते हैं यहाँ पर रॉकेट साइंस की, हम बात करते हैं डॉक्टर इंजीनियर्स की, पाकिस्तान बना रहा है दहशतगर्द, क्या यही वजह है कि इसीलिए इतना पीछे जाते जाते? हाँ नैना जी, काफ़ी हद तक देखा जाए तो भारत जो तरक्की कर रहा है उसके पीछे हमारा एक कल्चरल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ये तो आप आजकल भारत में शादियों में भी देख सकते हैं, मैरिज एडवर्टाइजमेंट आप देखिए, उसमें आजकल जो प्रेफरेंस दी जाती है, लड़का कैसा होना चाहिए, ये पीएचडी होना चाहिए, एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। तो हमारे यहाँ पे शुरुआती दौर से ही माता पिता को फख्र होता रहा है कि हमारा बेटा जो है या हमारी बिटिया जो है पीएचडी है, एमए है, एमएससी है, रिसर्च स्कॉलर है। फिर एक और चीज़ हो गई कि 50 के दशक से ही भारत में एक रिवाज चल पड़ा कि विदेशों में जाके काम करना फख्र की बात मानते थे, स्किल्ड जॉबों के लिए, ब्लू कॉलर जॉब नहीं, व्हाइट कलर जॉब। हमारे यहाँ से जितना माइग्रेशन 1950, 60, 70 की दशक में हुआ, वो सब व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए हुआ, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। आज भी आप अमेरिका में जाके देख लीजिए, मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। और इंडिया में भी अगर आप देखें
तो सब जितने कॉलेजेस हैं वहाँ मैथ्स को एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का श्रेणी का सब्जेक्ट माना जाता है। बेहतरीन और ब्रिलियंट माइंड जो हैं मैथ्स को स्टडी करते हैं और 10 साल के बाद वो सारे अमेरिका पहुंच जाते हैं। देखिए, भारत में हजारों साल से ना एक कल्चर रहा है पढ़ाई लिखाई का। अगर हम वेद पुराण की बात देखें, रामायण महाभारत की, गुरुकुल सिस्टम रहा है। तो सब माँ बाप अपने बच्चों को भेजा करते थे कि वो हायर लर्निंग करेगा, पढ़ाई लिखाई करके अक्लमंद बनेगा, चीजें सीखेगा। वही चीज आज भी लागू है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ ऐसी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ पूरा परिवार बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के सर, लिए इसमें आगे कोई लग जाता शक है। नहीं, ये क्योंकि इच्छा शक्ति और पॉजिटिविटी का नतीजा है, मैं वही कह रही हूँ। लेकिन पाकिस्तान का हाल इस तरह से क्यों है तैयब बलोच? मैं एक बार फिर से उन आंकड़ों की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर जो बात अभी यूके देवनाथ जी कह रहे थे, ये एक बड़ी बात है कि भाई हिंदुस्तान में एक मानसिकता है, एक कल्चर है कि आपका फोकस पढ़ाई पर है। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा है? और अगर स्थिति की आज के दौर में इस तरह की बार बार क्यों, क्या यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान को हमेशा टेरर स्टेट के तौर पर टेररिज्म को बढ़ावा देने की बात होती रही? इसलिए मैं कहती हूँ कि क्या दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में वक्त जाया कर चुका है पाकिस्तान और उसके अभी तक के जो हुक्मरान है? यही वजह है कि अभी भी स्थिति इस तरह की है कि आधी से ज्यादा जनता को, चाहे बात खुद पाकिस्तान हो या विदेशों में बैठी जनता, उन्हें वेलफेयर स्कीम्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तैयब बलोच, देखिए, बात बड़ी सादा है। मैं आपसे एक बड़ी हाँ, मैं आपसे एक वाकया, दिसंबर में मैं रशिया में था और वहाँ पे उसका स्टेट है क्रीमिया, जिसको रीयूनिफिकेशन हुई रशिया के साथ, यूक्रेन का वो पार्ट था। वहां पे मुझे सबसे ज्यादा जो एशियन मिले वो सारे इंडियंस थे, और मुझे बार बार वो रशियंस कह रहे थे कि यार ये सारे इंडियंस आपको मिल रहे हैं तो कोई पाकिस्तानी यहाँ पे क्यों नहीं है। तो अच्छा, मजे की बात कि वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट थे सरगई एक्सनोव, उन्होंने एक जो है वो प्रेस ब्रीफिंग की। तो उसके बाद उन्होंने जो मुझे गिफ्ट दिया वो एक पेन था, और उस पेन के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। और ये बड़ी मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि रशिया का वो सैंक्शन ज़दा एरिया क्रीमिया, उसका जो हेड ऑफ स्टेट मुझे गिफ्ट दे रहा है तो वो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, और वहां सबसे ज्यादा इंडियन शहरी थे। मैं इस बात को लेकर यहाँ पर जरूर क्लियर करूंगी तैयब बलोच। उसका बहुत बड़ा रीजन जानते हैं आप क्या? इस तरह के कई और बड़े वीडियोस और कई बड़े ऐसे मामले सामने आते हैं। हिंदुस्तान से रशिया भी जो लोग गए वो पढ़ाई करने के लिए गए, MBBS करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए गए और जॉब के उसमें गए। लेकिन वहां पर जाकर ठीक है, अब अगर उनके साथ में उन्हें दूसरे ऑपरेशंस में लगाया गया तो वो अपने आप में वो डिप्लोमेटिक तरीके से उस पूरे मसले पर चर्चा चल रही है, उसको मैं बीच में नहीं लेकर आऊंगी। लेकिन आपने चूंकि इस एंगल को यहां पर बताने की कोशिश करें, आप ये देखिए, अगर हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं ना, आप सुनिए, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, जो तोहफा आपको मिला, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, आप ये समझिए कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस रूप में मजबूत है, और पाकिस्तान क्या वहां पे आतंकी एक्सपोर्ट करता है। और अगर रशिया की बात हो या बाकी सब जगहों की भी, तो आप वहां पर देखेंगे इंडियंस भी पढ़ाई करने के लिए गए, क्या MBBS करने के लिए। क्यों पाकिस्तानी नहीं मिले, ये तो आपको सोचने वाली बात है। तैयब बलोच, बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरे लिए एक सवाल था जो मैं लेके आया कि इंडियंस जो है वो रूस के या दुनिया के किसी भी आप तालीमी इदारे के, उसमें इंडियंस जो है वो हमें अक्सरियत में मिलते हैं, कसरत से मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का रेशो देखो तो वो ना होने के बराबर है। और यही वजह है कि जब आला तालीमी इदारे, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में हो, वहां से जो स्किल लेके, जो तालीम लेके आता है, वो साफ जरे आला जगहों पे बैठते हैं, अच्छी जॉब उनको मिलती हैं। अगरचे पाकिस्तान की जब हम ये सूरत हाल देखते हैं तो ठीक है, शायद आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं चूंकि अभी वो पॉइंट मैं मिस कर रही थी। लेकिन एक और बात मुझे जरूर याद आई कि अभी हाल ही में एक और बड़ी रिपोर्ट आई थी, दुनिया के अलग अलग कोनों से बड़े स्तर पर ऐसे भिखारियों को वहां से कहा जाए कि डिपोर्ट करने की तैयारी, जो पाकिस्तान बैकग्राउंड से,
और यही अपने आप में वेलफेयर की डिपेंडेंसी और लाइफस्टाइल की डिपेंडेंसी पर दर्शाता है। और ये किसी भी देश के लिए बहुत चिंता का विषय है कि वहाँ के हुक्मरान, वहाँ की सरकारें इतना पैसा या फिर वो जो वेलफेयर स्कीम से वेलफेयर का पैसा जो उन्हें पढ़ाने में क्यों नहीं लगाता, क्यों दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में लगाता है। अपने आप में ये सवाल मैं यहीं पे छोड़े जा रही हूँ। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस रूप में पाकिस्तान का ये नीचे जाता ग्राफ और डिपेंडेंसी का बढ़ता ग्राफ ये दर्शाता है कि आखिर इच्छा शक्ति किस रूप में है। भारत हमेशा IIT, IIM, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की बात करता है। वो बनाता है हाफिज सईद, वो बनाता है मौलाना मसूद अजहर, वो बनाता है उसामा बिन लादेन। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।